नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम षड दर्शन में से एक दर्शन सांख्य दर्शन की बात करने वाले हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स के फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है, साथ ही साथ ये एथिक्स के पेपर में भी दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन के बारे में अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्या है, सबसे पुराने एक दर्शनों में से एक है। ठीक है। और साथ ही साथ ये किस में आता है, सिक्स जो क्लासिकल हमारे जो स्कूल है दर्शन के, उसका एक पार्ट है। अच्छा, ये जो दर्शन है ये किस प्रकार का दर्शन है? ड्यूलिस्टिक दर्शन है। ड्यूलिस्टिक मतलब द्वैतवादी। हम आगे चल के देखेंगे कि द्वैतवादी दर्शन क्या होता है। साथ ही साथ ये कैसा दर्शन है? अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी मतलब निरीश्वरवादी या अनिश्वरवादी, एथिस्टिक। ठीक है। तो ये जो दर्शन है किसको नहीं मानता है? ये दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। तो ये दर्शन आस्तिक तो दर्शन है। कौन सा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। पर साथ ही साथ कैसा है? अनिश्वरवादी दर्शन है। आस्तिक दर्शन किसे कहा जाता है? वह दर्शन जो वेदों की सत्ता की प्रामाणिकता को मानता हो, या वेदों की जो है उनको सर्वोच्चता देता हो, वेदों की शिक्षा को। पर ये दर्शन वेदों की शिक्षा को सर्वोच्चता तो देता है, पर ईश्वर को क्या कर देता है? नकारता है। क्योंकि इसमें टू ही अल्टीमेट रियलिटी होती है। पहली है प्रकृति, दूसरी है पुरुष। इस दर्शन के जो प्रणेता है या फाउंडेड बाय, वो किसने करा है? सेज कपिल या कपिल मुनि ने। और ये दो अल्टीमेट इंडिपेंडेंट रियलिटी पुरुष और प्रकृति में क्या करता है? विश्वास करता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पुरुष और प्रकृति क्या है। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, दर्शन में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो रण क्षेत्र में जब अर्जुन को श्री कृष्ण लेके जाते हैं बीचों बीच युद्ध के, तो अर्जुन जब सामने देखता है कि ये मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, मेरे गुरु है, तो वो युद्ध का जो उसका इरादा होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके कंधे झुकने लगते हैं, वो शस्त्र धीरे धीरे छोड़ देता है। अब श्री कृष्ण भगवान उसे कर्म करने को कहते हैं, कर्म करने को बोलते हैं या अपनी ड्यूटी करने को कहते हैं। पर उससे पहले वो इस सत्ता के या अस्तित्व की कोर जो रियलिटी है उसके बारे में अर्जुन को बताना चालू करते हैं। तो वो उसे युद्ध करने से पहले सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा देते हैं। और सांख्य दर्शन गीता का दूसरा अध्याय है, सांख्य योग के नाम से। तो उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। और धीरे धीरे अर्जुन का जो डिल्यूशन है, जो मोह है, वो खत्म करके अर्जुन को किसके लिए प्रेरित करते हैं? कर्म करने के लिए। और यहीं पे आपने एक बहुत पुराना जो एक श्लोक है उसको सुना होगा, नैनम चिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन तपो न शोषयति मारुतः। तो वह जो श्लोक है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? सांख्य योग गीता के दूसरे अध्याय में इस श्लोक के बारे में लिखा गया है। तो आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि ना तो तुम करता हो ना भुगता हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस भाव को लेकर अर्जुन जब धीरे धीरे सांख्य योग को सुनता है तो उसे आगे कर्म को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार से सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दो परम सत्ताओं के बारे में बताते हैं, या दो अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताते। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। क्या है? एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो प्रकृति क्या है? हमारे आसपास हमें जितना भी मटेरियल वर्ल्ड या जितना भी भौतिक संसार दिख रहा है, ये जड़ वस्तुएं दिख रही है, ये सब क्या है? प्रकृति है। ये सब क्या है? प्रकृति। और प्रकृति की विशेषता है कि प्रकृति क्या है? बिगनिंगलेस है। मतलब प्रकृति की शुरुआत कब हुई, प्रकृति का अंत कब हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्रकृति देखा जाए तो क्या है? अल्टीमेट कॉज है। क्या है? ब्रह्मांड का मूल कारण है। प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग किससे बनी हुई है? बोथ ग्रोस एंड सब्टल फ्रॉम प्रकृति। तो जितना भी हमारे सामने है, मैं हूं, आप है, मेरा मन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे लगी हुई टेबल है, लाइट्स है, कितने भी प्रकार के आसपास दिखने वाले जानवर है, ये सब क्या है? सब के सब प्रकृति का ही परिणाम है। मतलब सबके सब किससे बने हैं? प्रकृति से। तो प्रकृति क्या है? अल्टीमेट कॉज है हर चीज का। उसके बाद अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण की बात करें प्रकृति के, तो प्रकृति क्या है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। प्रकृति की सत्ता किसी और सत्ता पे डिपेंड नहीं करती। प्रकृति का निर्माण या प्रकृति को किसी ने भी मैन्युफैक्चर नहीं करा है, उसका निर्माण किसी ने नहीं करा है। दूसरी है जो इसकी कैरेक्टर है वो क्या है? एटर्नल, शाश्वत, बिगनिंगलेस एंड एंडलेस।
प्रकृति का ना तो आरंभ है, ना ही प्रकृति का क्या है, अंत है। प्रकृति क्या है, एंडलेस एंड बिगनिंगलेस। तीसरी सबसे बड़ी इसकी विशेषता या तीसरी सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी क्या है, ये एक्टिव है, सक्रिय है, इनहेरेंटली डायनामिक। मतलब इसमें क्या है, शक्ति है, इसमें एक्टिविटी है, किस चीज को करने के लिए, काम को करने की या किसी भी कार्य को संपादित करने की शक्ति किसमें है, वो है प्रकृति में। तो प्रकृति क्या है, सक्रिय। फिर है अनमेनिफेस्टेड, अव्यक्त, हिडन बिफोर क्रिएशन, ये गुप्त रूप से क्या है, छिपी हुई है। प्रकृति अपने आप को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। उसी कारण हमको क्या दिखते हैं, संसार में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद बात की जाए सबसे बड़ा एक पॉइंट, ये क्या है, अनकॉन्शियस। आपको यहाँ पे बहुत ये जो 3-4 जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनना है। ये क्या है, अनकॉन्शियस। मटेरियल क्या है, मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या है, जड़ है, जड़ है मतलब फिजिकल मैटर है। और क्या है, लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें चेतना की कमी है। प्रकृति एक्टिव है, ठीक है, पर क्या है, साथ ही साथ अनकॉन्शियस, इसमें कॉन्शियसनेस की या चेतना की क्या है, कमी है। तो इतना सारा जो निर्माण हो रहा है आसपास देखने के लिए, तो बिना किसी चेतन शक्ति के होना असंभव है, ठीक है। और इसके बाद अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो ये क्या, इम्पर्सनल, व्यक्तित्वहीन है। लेक ऑफ इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, मतलब ना तो ये किसी प्रकार का कोई संकल्प ले सकती है, ना इसमें बुद्धि है, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, देखा जाए तो इम्पर्सनल है, आप उसको किसी पर्सनालिटी में ढाल नहीं सकते। तो ये हमने इसके कम से कम 6 कैरेक्टर देखिए। 6 कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से याद रखने, ताकि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सोल्व हो, मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व हो, साथ ही साथ आपकी बुद्धि भी बढ़े। तो सोच लीजिए आप, ये दर्शन कितना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध के बीचों बीच रथ रोक के अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य दर्शन के बारे में बताया, और आत्मा की अमरता और दुनिया के जो गूढ़ रहस्य उसके बारे में श्री कृष्ण ने पार्थ को बताया। और पार्थ को क्या बोला कि उठो पार्थ, अब क्या करो, युद्ध करो। युद्ध क्यों करो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा कर्म है, ठीक है, या तुम्हारी ड्यूटी है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी विशेषता है या सबसे बड़ा इसकी बोल सकते हैं हम क्वालिटी है, यह है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं। क्या होते हैं, प्रकृति में त्रिगुण या 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। आपने सुना ही होगा, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। भोजन में ही आपने ये तीनों गुणों को सुना होगा। इसके अलावा इंसान या व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्ति का व्यक्तित्व भी क्या होता है, इन 3 गुणों से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। और इक्विलिब्रियम अगर इन तीनों गुणों में रहता है तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है, साम्य अवस्था में। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको बताया थी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट इज प्रकृति। तो प्रकृति इज द, कैसी है प्रकृति, अनकॉन्शियस, एटर्नल, आल परवेसिव। आल परवेसिव का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी। पूरे संसार में सब जगह क्या है, प्रकृति ही प्रकृति है। सोर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मैंने बोला ना, जितना भी दुनिया का जो भी निर्माण हुआ है या जो भी मटेरियल आया है, जो भी जड़ तत्व आया है, वो किससे आया है, प्रकृति से आया है। तो प्रकृति की विशेषता क्या हो गई, अनकॉन्शियस, एटर्नल, आल परवेसिव, अचेतन, शाश्वत, सर्वव्यापी। और क्या है, मूल कारण है। और इसे क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, क्योंकि ये समस्त अस्तित्व की क्या है, जड़ है। यहीं से क्या होता है, समस्त अस्तित्व उठता है, निर्माण होता है उसका, ठीक है। अब नेचर ऑफ प्रकृति हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो सबसे बड़ा जो इसका नेचर कैसा है, त्रिगुणात्मक। इसमें 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं, सत्व, रजसो, तमस। हम इन 3 गुणों की विशेषता भी देखेंगे आगे चल के। अब प्रकृति की जो अगली स्वभाव है, वो अगला स्वभाव क्या है, जड़। जड़ का मतलब क्या होता है, जैसे ये टेबल जड़ है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड जड़ है, या एक कोई मग या जो ग्लास है वो क्या है, जड़ है। तो जड़ का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या ना हो, चेतन शक्ति ना हो, वो सब क्या चीजें कहलाती है, जड़ कहलाती है, ठीक है। तो इट इज अनकॉन्शियस एंड लेक ऑफ इट्स ऑन इंटेलिजेंस, इट नीड प्रेजेंस ऑफ पुरुष। किसकी इसको नीड होती है, पुरुष की, ठीक है। इसमें स्वयं की बुद्धि नहीं होती, विकास शुरू करने के लिए इसे पुरुष का क्या मतलब है, चेतना। पुरुष की विशेषता क्या है, चेतना। प्रकृति क्या है, अचेतन है, ठीक है, के सानिध्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगली इसकी जो विशेषता है वो क्या है, प्रसव धर्मिणी। प्रसव धर्मिणी का मतलब क्या है, इसका स्वभाव से ही उत्पादक और निरंतर परिवर्तनशील है। मतलब जो प्रकृति है वो उसका नेचर ही ऐसा है कि वो क्या करती रहती है, खुद में चेंज करती रहती है और नई नई चीजों को बनाती रहती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम 3 गुणों की बात करते हैं, ठीक है। इन 3 गुणों को समझ लीजिए, इनकी कुछ कुछ क्वालिटी भी है तीनों गुणों की, याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे हम सत्व गुण की, ठीक है। कौन से गुण की बात करेंगे? सत्व गुण की। तो इसका स्वभाव क्या है? लाइट, ब्राइट एंड इल्यूमिनेटिंग, लघु और प्रकाशक है। ये कैसा है? हल्का है, स्वभाव में कैसा है? लाइट है, और क्या है? इल्यूमिनेटिंग है, प्रकाशमय है। अच्छा, इसका कार्य क्या है? अच्छा, जितने भी जो आपके तीनों गुण हैं उनके आपको फंक्शन याद होने चाहिए, कौन सा गुण क्या फंक्शन करता है, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मतलब इनमें तीनों गुण हैं, वो तीनों गुण से कुछ कुछ चीजों का निर्माण होगा, हम आगे चल के वो देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कार्य का इट ब्रिंग नॉलेज एंड क्लियरिटी, यह ज्ञान और स्पष्टता लाता है। क्या लाता है? यह ज्ञान और स्पष्टता लाता है। इसका फंक्शन क्या है? ज्ञान और स्पष्टता को लाना। और मेंटल स्टेट क्या होती है इसके कारण? हैप्पीनेस, पीस एंड ब्लिस, सुख, शांति और संतोष मिलता है। सिंबॉलिक कलर इसका तो क्या है? व्हाइट कलर। श्वेत रंग इसका क्या है? सिंबॉलिक रंग है, ठीक है, या प्रतीकात्मक रंग है। अब बात करते हैं हम रजस गुण की। स्वभाव से क्या है रजस गुण? एक्टिव, मोबाइल एंड स्टिमुलेटिंग, चल और उपष्टंभक है। क्या है? चल और उपष्टंभक, मतलब ये कैसा है ये गुण? ये क्या है देता है? एक्टिविटी देता है। सत्व गुण क्या देता है? नॉलेज और क्लियरिटी। ये क्या देता है? मोबिलिटी, एक्टिविटी, मतलब ये चीजों में क्या लाता है? गति लाता है। आप ध्यान से रखिए, याद रखिए कि चीजों में क्या लाता है? गति लाता है। इसके कारण मेंटल स्टेट क्या होती है? पेशन, पेन एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है, रिलेंटलेसनेस, ठीक है, एंड डिजायर, राग, दुख, चंचलता और तृष्णा। इसकी क्या खास? इसके कारण मेंटल स्टेट क्या होती है? किसी के प्रति राग आता है, ठीक है, दुख आता है, चंचलता आती है, मतलब ये कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है, ठीक है, कुछ चीज करने के लिए डिजायर जो आते हैं वो भी किसके कारण आते हैं? रजस गुण के कारण आते हैं, ठीक है। और बुद्ध जो फिलोसॉफी है उसमें कहा गया है कि डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। क्या है? डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। डिजायर ही रूट कॉज है किसका? सफरिंग का। खैर, आ जाइए इधर। फिर बात करेंगे हम तमस गुण की। ये स्वभाव से कैसा है? हेवी, डार्क एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, कैसा है? हेवी, डार्क एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग। इसका फंक्शन क्या है? इट रेजिस्ट मोशन एंड कॉज इग्नोरेंस और स्लिप। ये गति को रोकता है और क्या लाता है? इग्नोरेंस लाता है। गति को रोकता है और अज्ञान या निंद्रा का कारण बनता है। जैसे कहते हैं ना, कोई तामसिक गुण से प्रेरित या तामसिक गुण से प्रभावित कोई व्यक्ति होता है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डार्क टाइप की होती है, बहुत आलसी होता है, लेजी होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती, हमेशा कह सकते हैं वो बिल्कुल ऐसी ठंडी अवस्था में रहता है, ठीक है। और मेंटल स्टेट क्या होती है इसके कारण? लेजीनेस, कंफ्यूजन एंड इनडिफरेंस, आलस्य, मोह और प्रमाद। क्या होता है इससे? आलस्य आता है, मोह होता है, प्रमाद होता है, व्यक्ति बिल्कुल किसी काम का नहीं बचता। इसका सिंबॉलिक रंग क्या है? ब्लैक, जो किसका प्रतीक है? अंधकार और जड़ता का। इसका जो प्रतीकात्मक रंग क्या है? काला रंग है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गुणास। इन 3 गुणों में कैसा संबंध है? अच्छा, 3 गुणों के अगर हम बात करें तो जो पहला गुण है सात्विक गुण, सात्विक गुण क्या देता है? नॉलेज और क्लियरिटी। राजसिक गुण क्या देता है? एक्टिविटी देता है, मोबिलिटी देता है, मतलब किसी चीज में गति लाने का काम करता है। और जो आखिरी का जो तामसिक गुण है, तामसिक गुण क्या लाता है? आलस्य लाता है, प्रमाद लाता है, लेजीनेस लाता है, ठीक है, इनएक्टिविटी लाता है। पर देखा जाए तो इन तीनों गुणों का जो स्वभाव है या कैरेक्टर है वो क्या है? एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, पर ये साथ में काम करते हैं। अब ये साथ में काम कैसे करते हैं? साथ में काम इस प्रकार से करते हैं जैसे काम क्या करती है? जैसे एक कोई दीपक है तो दीपक में लो, तेल और जो उसकी बाती होती है वो तीनों मिलके क्या करते हैं? प्रकाश लाते हैं। उसी प्रकार ये तीनों गुण मिलके क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक है। द गुणाज आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट येट कोऑपरेट टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट मच लाइक फ्लेम, ऑयल एंड विक ऑफ लैंप वर्क टुगेदर टू गिव लाइट, ठीक है। तो क्या करते हैं? तीनों गुण साथ में आके काम करते हैं। अच्छा, डोमिनेंस, अगर प्रधानता हो जाती, इफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन वन गुणा इज ऑलवेज डोमिनेंट वाइल अदर 2 गुणा आर सबऑर्डिनेट। जैसे तपस्वी योगी लोग होते हैं या जो सात्विक लोग होते हैं, जो सात्विक भोजन करते हैं, उनकी गतिविधियां भी सात्विक होती है और दिनचर्या को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप देखोगे उनमें किस गुण की प्रधानता रहती है? सात्विक गुण की। और जो व्यक्ति जैसे निशाचर टाइप के लोग रहते हैं ना,
वो हैं या कुछ भी खाते हैं, गंदी लाइफ स्टाइल जीते, तो उनमें किस गुण की प्रधानता रहती है? तामसिक गुण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रकृति की तो बात कर ली हमने, अब ये पुरुष क्या है? तो आइए पुरुष के बारे में समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष कैसे साथ में आके कार्य करते हैं। तो पुरुष क्या है? देखिए, पुरुष जो है वो प्रकृति का उलट है या विपरीत है, या उसके क्या है, कह सकते हैं उसका बिल्कुल इनवर्स है या उसके पूरे अगेंस्ट है। ठीक है, तो पुरुष रिप्रेजेंट्स प्योर कॉन्शियसनेस। हमने आगे देखा कि प्रकृति लेक्स कॉन्शियसनेस, प्रकृति क्या है? जड़ है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। पर पुरुष इस क्या है? पुरुष रिप्रेजेंट्स प्योर कॉन्शियसनेस, द सेल्फ और द स्पिरिट। इट इज द साइलेंट विटनेस। ये क्या है? साइलेंट विटनेस है, दृष्टा है, हर चीज को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और अनअफेक्टेड रहता है किसी भी चीज से। ठीक है, ठीक है, साइलेंट विटनेस ऑफ ऑल चेंजेस इन द वर्ल्ड बट रिमेन अनचेंज। अनअफेक्टेड रहता है, इस पे किसी चीज का कोई असर नहीं करता, कोई भी चीज इस पे असर नहीं कर सकती। तो ये क्या है? शुद्ध चेतना है। क्या है ये? शुद्ध चेतना। तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। पुरुष शुद्ध चेतना, आत्मा या जीव का प्रतीक है, जगत के सभी परिवर्तन के मौन साक्षी या गवाह हैं, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलता। अच्छा, इसके अगर नेचर की बात की जाए तो इसका भी नेचर कैसा है? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। यह देश, काल और कार्य कारण बंधनों से परे है। इस पे देश मतलब कोई जगह, काल, समय, या कह सकते हैं हम कार्य कारण सिद्धांत, कॉजल इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह न तो किसी का कारण है और नहीं किसी का कार्य। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। यह ना तो किसी का कारण है ना किसी का कार्य है। जगत की सभी वस्तुएं, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिजल्ट ऑफ प्रकृति। दुनिया में जितनी भी सूक्ष्म और बृहद या बड़ी चीजें है ना, सबटल है या ग्रोस, जितनी भी चीजें, सब किसका रिजल्ट है? प्रकृति का। पर प्रकृति का रिजल्ट पुरुष नहीं है। ये कैसा दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन है। एक तरफ कौन है? प्रकृति, एक तरफ कौन है? पुरुष। दो क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। इसीलिए इस दर्शन को क्या कहा गया है? ड्युअलिस्टिक फिलोसॉफी या ड्युअलिस्टिक या द्वैतवादी दर्शन। ठीक है, तो जहां हमने देखा कि प्रकृति का भी क्या था, कोई मतलब बिगनिंग भी नहीं थी, कोई एंड भी नहीं थी, इसी प्रकार पुरुष की भी कोई बिगनिंग और एंड नहीं है, और ये किसी का कार्य नहीं है। पुरुष अपने आप में है। ठीक है, दो ही रियलिटी है अल्टीमेट, एक है पुरुष और एक क्या है? प्रकृति। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या पुरुष की हम क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली बात, प्योर कॉन्शियसनेस। अभी हमने देखा पुरुष इज नॉट द ऑब्जेक्ट बट द सब्जेक्ट। पुरुष क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? सब्जेक्ट है। इट इज प्योर कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ इल्यूमिनस अवेयरनेस। पुरुष कोई वस्तु नहीं बल्कि क्या है? विषय है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है पुरुष। पुरुष क्या है? सब्जेक्ट। जैसे मैं सब्जेक्ट हूं, बाकी सब चीजें मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा पुरुष क्या है? साइलेंट ऑब्जर्वर है। तो साइलेंट ऑब्जर्वर है, इसका मतलब क्या है? पुरुष क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये शुद्ध चेतना है और स्वयं प्रकाशित है। इसको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब इसमें कह सकते हैं ये प्योर क्या है? कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एटर्नल एंड इम्यूटेबल, नित्य और कुटस्थ है। इट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस। इट इज एटर्नल, हैविंग नो बिगनिंग और एंड एंड रिमेन अनचेंज्ड। जैसा ही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या है? यह देश, काल और सीमाओं से क्या है? परे, और नित्य, शाश्वत है। नित्य का मतलब क्या है? जिसकी कोई आरंभ है ना जिसका कोई अंत हो। ठीक है, इसका कोई आदि है ना कोई अंत है, ये हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, पेसिव विटनेस। पुरुष क्या है? पेसिव विटनेस, या इसको बोलते हैं साक्षी या दृष्टा। ये हर चीजों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ प्रकृति, ये प्रकृति की हर एक्टिविटी को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, साइलेंट ऑब्जर्वर है। ठीक है, इट सीज एवरीथिंग बट डज नॉट पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट नहीं करता, ये क्या करता है? हर चीज को देखता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ये पुरुष प्रकृति की गतिविधियों का मौन दृष्टा है। ये सब कुछ देखता है लेकिन स्वयं किसी क्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, फिर अगली बात, अकर्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, कहां तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे भाई है, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे गुरु हैं, तुम कौन हो? तुम अकर्ता हो। तुम ना तो जो अल्टीमेट जो रियलिटी है वो क्या है? आत्मा, आत्मा या पुरुष है। तो उसने बोला कि ना तो तुम आत्मा को मार सकते हो, ना उसको जला सकते हो, ना उसको सुखा सकते हो। तो अर्जुन क्यों उतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है, क्योंकि जो आत्मा है वो क्या है? अकर्ता, इसका कुछ भी नहीं हो सकता।
ठीक है। पुरुष डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, ऑल एक्शंस कर्मा बिलोंग टू प्रकृति। ठीक है, खास क्या है कि पुरुष डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, ऑल एक्शंस कर्मा बिलोंग टू प्रकृति, स्पेसिफिकली बुद्धि एंड अहंकार। पुरुष कुछ नहीं करता, तो कर्मा का सिद्धांत किस पे लगता है? बुद्धि और अहंकार पे। हम देखेंगे कि आगे चल के बुद्धि और अहंकार क्या है। पुरुष स्वयं कोई कर्म नहीं करता, समस्त क्रियाएं प्रकृति विशेषकर बुद्धि और अहंकार द्वारा की जाती है। यहां तक बात क्लियर है? फिर अगले कैरेक्टरिस्टिक्स, बियॉन्ड त्रिगुणास। अच्छा, जो त्रिगुणमयी है या जिसमें तीनों गुण रहते हैं वो क्या है? प्रकृति। पर पुरुष क्या है? तीनों गुणों से, सत्व रजस और तमस, तीनों से क्या है? फ्री है, इसका कोई लेना देना नहीं है गुणों से। ठीक है। अच्छा, प्लूरालिटी ऑफ पुरुषास, बहुवाद। बहु मतलब क्या? बहुत सारे। पुरुष क्या है? एक नहीं है। एक नहीं है मतलब क्या? पुरुष क्या है? ढेर सारे, मतलब अनंत पुरुष है। और पुरुष को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम? पुरुष के लिए एक और शब्द क्या यूज कर सकते हैं? आत्मा। तो क्या है? अनेक आत्मा या अनेक पुरुष है, पुरुष एक नहीं है। ठीक है। सांख्य बिलीव इन मल्टीट्यूड ऑफ सोल्स। किसमें बिलीव करता है वो? मल्टीट्यूड ऑफ सोल्स में, अनेकता। किसकी? आत्माओं की अनेकता में विश्वास करता है। कौन? सांख्य। प्रत्येक जीव को अपना अलग पुरुष होता है। ठीक है। ईच इंडिविजुअल है डिस्टिंक्ट पुरुष, मतलब हर व्यक्ति का, हर जो भी वस्तु है जिसका निर्माण हुआ है उसका पुरुष क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। तो जो दुनिया है या जो संसार है उसमें कितने हैं? अनंत पुरुष है। ठीक है। अनअटैच, पुरुष किसी चीज से अटैच नहीं होता, ना ही अफेक्टेड होता है। जैसा कि सांख्य दर्शन में आत्मा की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण ने बोला था। तो पुरुष किस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे जो कमल के फूल की जो लीफ होती है उससे पानी नहीं टिकता ना, ऐसे पुरुष भी किसी चीज से अटैच नहीं होता। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष। ठीक है। अब सांख्य दर्शन की हम द्वैतता या ड्युअलिस्टिक फाउंडेशन ऑफ सांख्य दर्शन की बात करेंगे। ठीक है। अब हमने समझ लिया प्रकृति क्या है, हमने समझ लिया पुरुष क्या है। प्रकृति क्या है? एक्टिव है। ठीक है। मोशन लाती है, तीनों गुणों से क्या है? परिपूर्ण है। ठीक है। उसमें तीनों गुण रहते हैं। इसके अलावा ना तो उसका बिगिनिंग है ना उसका एंड है। इसी प्रकार जो पुरुष है वो क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस है। पुरुष क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, पर स्वयं क्या है? अकर्ता है। करता कुछ नहीं है, पर क्या है? कॉन्शियसनेस है। प्रकृति लेक्स कॉन्शियसनेस, प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ये जितने भी चेंज है या कुछ भी जो संसार में निर्माण हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये थोड़ी नहीं पता है। मटेरियल मिलेगा हमको प्रकृति से, पर वो जाएगा किस डायरेक्शन में ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो उसके लिए कॉन्शियसनेस चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही प्रकृति पुरुष के सन्निधि में आती है, सन्निधि में आती है, क्लोजनेस में आती है, प्रॉक्सिमिटी में आती है, तो प्रकृति में क्या होने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं। और जैसे ही प्रकृति में चेंज होने लगते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। जब प्रकृति किसके पास आती है? पुरुष के पास, तो उसकी साम्य अवस्था भंग हो जाती है। इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद अलग अलग चीजों का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संसार में अलग अलग वस्तुएं देखने के लिए मिलती है। इसका आगे चल के हम उदाहरण भी देखेंगे। पंगु अंध न्याय के नाम से भी है। या हम कह सकते हैं कि जैसे एक चुंबक है, चुंबक पुरुष है, तो चुंबक को आप यहाँ पे रख दो, टेबल पे या कहीं पे भी रख दो, और उसके आसपास आयरन फिलिंग डाल दो आप, तो आयरन फिलिंग क्या करेंगे? अपने को उस मैग्नेट के हिसाब से, चुंबक के हिसाब से क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। तो चेंज किस में आया? मैग्नेट फिलिंग्स में। चुंबक तो वहीं का वहीं, तो चुंबक के पास आते से ही आयरन फिलिंग में चेंज आया ना। तो ऐसे ही जैसे ही प्रकृति पुरुष की प्रॉक्सिमिटी में आती है, उसमें क्या होने लगते हैं? चेंजेस होने लगते हैं, और संसार में अलग अलग चीजों का निर्माण होने लगता है। ठीक है। देखते हैं प्रकृति के बारे में दे रखा है, द अनकॉन्शियस क्रिएटिव एंड एक्टिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। यह सृष्टि की अचेतन, सृजनात्मक और सक्रिय शक्ति है। अनकॉन्शियस क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब कुछ ना कुछ बनाने की किसमें क्या है? शक्ति। और क्या है? एक्टिव फोर्स है, मतलब इसमें क्या है? मोशन है। ठीक है। अब वही बात करें हम पुरुष की, तो पुरुष क्या है? कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियसनेस है या चेतना है या आत्मा है। ठीक है। द कॉन्शियसनेस साइलेंट विटनेस हु इज द एटर्नल एंड अनचेंजिंग, जो क्या है? एटर्नल और अनचेंजिंग है। ठीक है। यह चेतन मौन दृष्टा है जो नित्य और अपरिवर्तनशील है। तो बस इतना ध्यान रखिए, जैसे ही प्रकृति किसकी प्रॉक्सिमिटी में आई? पुरुष की प्रॉक्सिमिटी में आई,
उसमें चेंजेस आने लगे और हमको चीज़ों का मतलब अलग अलग चीज़ें बनने लगी। अब बात करेंगे इनकी संयोग की, इनके यूनियन की, क्या कैसे इनका यूनियन होता है। द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोक्सिमिटी ऑफ दिस टू, संयोग, इन दोनों के सानिध्य के कारण ही सृष्टि का क्या होता है, अस्तित्व होता है। जैसे ही पुरुष के पास प्रकृति आती है, क्या होने लगती है, अलग अलग चीजें बनने लगती है, सृष्टि होने लगती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आगे और क्लियर होगी। अच्छा, इसको क्या किया गया है, अलग अलग एग्जाम्पल से बताया गया। जैसे प्रकृति को बताया गया, प्रकृति क्या है, मैटर है, एनर्जी है, ठीक है, एक्टिव है, और मतलब एवर चेंजिंग है, इसमें चेंज होते रहते हैं, त्रिगुण है इसमें, ठीक है। एनालॉजी, चलिए आगे देखते हैं एनालॉजी क्या होती है। और वही बात करें हम पुरुष की, तो पुरुष क्या है, कॉन्शियसनेस है। एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिव नहीं है, के साथ पैसिव है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। और चेंजनेस की बात करें तो इसमें क्या है, एवर चेंजिंग, इसकी बात करें चेंज होने की तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है इसके, निर्गुण, ठीक है। तो इसकी एनालॉजी किससे जमाई गई है, किससे बताई गई है, प्रकृति की एक अंधे से। किससे बताई गई है, एक अंधे से। अंधे के पास क्या है, पैर हैं, मोशन कर सकता है, एक्टिविटी कर सकता है। और वहीं पुरुष जो प्योर क्या है, कॉन्शियसनेस है, उपाधि या किससे उसकी एनालॉजी की गई है, एक लंगड़े से, जो देख सकता है, डायरेक्शन बता सकता है। तो यही बताया गया है इसमें कि जैसे एक लंगड़ा और एक अंधा किसी जंगल में साथ में होते हैं, तो जो अंधा रहता है, जो ब्लाइंड रहता है, वो क्या करता है, उसको डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे पुरुष क्या करता है, चीजों को डायरेक्ट करता है। और एक्टिविटी कौन करता है, वो जो अंधा है, सॉरी जो लंगड़ा है, वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, वो देख पाता है ना हर चीजों को। और वो जो लंगड़ा है उसको क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है कि भाई ऐसे चलो वैसे चलो। तो प्रकृति और पुरुष की जो एनालॉजी बताई गई है, वो किससे बताई गई है, अंधे और लंगड़े से, ठीक है। और उसका एक और एनालॉजी बताई गई है, वो किससे बताई गई है, मैग्नेट से। जैसे मैग्नेट क्या है, पुरुष है, जैसे आयरन फिलिंग इसके पास आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेती है। तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष में क्या होता है, संयोग होता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रकृति और पुरुष के जो संयोग, इसका पर्पस क्या होता है, एक जो इसका पर्पस होता है वो होता है भोग या इंजॉयमेंट, और दूसरा होता है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब लिबरेशन या मोक्ष, ठीक है। और आगे चल के प्रकृति से क्या बनता है, महत्व बनता है, अहंकार बनता है, मन व इंद्रियां बनती है, तन्मात्राएं बनते हैं, वो महाभूत बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो एनालॉजी देखी उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फेमस एनालॉजीज। पंगु अंधवत न्याय, वही क्या है, पंगु कौन है, पंगु कौन है, तो पंगु कौन है, पुरुष। और अंधवत कौन है, जिसके पास पांव है, जो चल सकती है, जो एक्टिविटी कर सकती है, ये कौन है, प्रकृति, ठीक है। तो एनालॉजी या समझाने के लिए आपको किसका एग्जांपल दिया गया है, पंगु अंधवत न्याय का, लेम एंड ब्लाइंड का, ठीक है। प्रकृति इज लाइक ब्लाइंड मैन, शी हैज पावर टू मूव, ठीक है। प्रकृति क्या है, ब्लाइंड मैन की तरह, जिसके पास क्या है, पावर टू मूव, पर लेक्स ऑफ विजन। विजन का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। टू नो वेयर टू गो, जाना कहाँ है ये उसको पता नहीं है। तो कॉन्शियसनेस या जो विजन है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, पुरुष। और पुरुष को यहाँ पे क्या बताया गया है, लेम, ठीक है। और पुरुष इज लाइक लेम, ही हैज विजन टू सी पाथ बट लेग्स ऑफ द लेग टू मूव। इसके पास पैर नहीं है मूव करने के लिए, तो मूव कौन करेगी, प्रकृति। और विजन कौन देगा, पुरुष, ठीक है। और पार्टनरशिप अगर इनकी होगी तो फॉरेस्ट जो जंगल है उसमें अगर आग लगी होगी तो दोनों क्या करेंगे, आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। अब विकास का आरंभ कैसे होता है, या ट्रिगर ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद कैसे होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी चेंज होते हैं, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं या इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन होता कैसे है, तो जब प्रकृति किसकी सन्निधि में या किसकी प्रॉक्सिमिटी में आती है, पुरुष के। किसकी निकटता में आती है, किसकी क्लोजनेस में आती है, पुरुष के। कौन, प्रकृति। तो प्रकृति में क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। और उन चेंजेस के कारण हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, सृष्टि देखने के लिए मिलती है, इवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैंने कही थी कि जब प्रकृति किसके पास आती है, पुरुष के पास, तो गुणों में क्या होने लगती है, प्रकृति में क्या होने लगती है, हलचल होने लगती है, ठीक है। उसकी साम्य अवस्था या उसका जो इक्विवेलेंस की स्टेट है वो क्या होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है।
इन इट्स ओरिजिनल स्टेट प्रकृति थ्री गुणा सत्व रजस एंड तमस आर इन परफेक्ट बैलेंस। अपनी मूल अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण सत्व रजस और तमस क्या होते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अपनी मूल अवस्था में जब प्रकृति रहती है तो तीनों गुण किस में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं। द मर प्रेजेंस ऑफ पुरुष डिस्टर्ब हिज बैलेंस। जैसे पुरुष प्रकृति के निकट आता है, प्रकृति पुरुष के निकट जाती है तो क्या होता है, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। लाइक मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फीलिंग। पुरुष की उपस्थिति मात्र से ही संतुलन बिगड़ जाता है और चुंबक के बुरादे की को प्रभावित करती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से पुरुष किसको प्रभावित कर देता है, प्रकृति को प्रभावित कर देता है। दिस डिस्टर्बेंस लेड टू क्रिएशन ऑफ। अब जो विकासवाद का सिद्धांत है वो चालू होने वाला, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। तो क्रिएशन किसकी होने लगती है, माइंड, ईगो एंड फिजिकल वर्ल्ड की। ठीक है, इस हलचल से बुद्धि, अहंकार और भौतिक जगत का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। किस किस का निर्माण होता है, बुद्धि, अहंकार और भौतिक जगत का, फिजिकल वर्ल्ड का। देखिए इस इन्फोग्राफ से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये कौन है, पुरुष। ये कौन है, पुरुष। सन्निधि या क्लोजनेस हुई किससे, प्रकृति से। अच्छा, प्रकृति को तीन अलग अलग गुण में इसने बांट रखा है। ठीक है, सत्व, रजस और तमस में। तो जैसे ही प्रोक्सिमिटी या सानिध्य प्राप्त हुआ किसका, पुरुष का, किसको, प्रकृति को, तीनों गुणों में क्या मचने लग गई, हलचल मच गई। और हलचल जैसे ही बनी तो सबसे पहला जो विकार हुआ, ये सबसे पहला जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, महत या बुद्धि। क्या बना, महत या बुद्धि। इस पे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आना, आप समझिए आज नहीं तो कल पक्का है कि विकासवाद के क्रम में अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करिए, महत्व दे देगा, बुद्धि दे देगा। तो सबसे पहला जो विकार था, सबसे पहला प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट है, वो क्या है, महत्व। महत्व मतलब बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस। इस महत्व या बुद्धि से क्या निकला, अहंकार। क्या निकला, अहंकार। अहंकार को क्या कहते हैं हम, ईगो। मैं का बोध, काय का बोध, मैं का बोध। ठीक है, अब जो अहंकार है, बड़े ध्यान से सुनिए, जो अहंकार है वो भी दो प्रकार का अहंकार है। सबसे पहला जो विकार है, सबसे पहला प्रोडक्ट निकला वो क्या था, इंटेलेक्ट था या बुद्धि थी, महत्व था। फिर उसके बाद क्या निकला, अहंकार या ईगो। और जो ईगो है वो दो तरह का है, सात्विक और तामसिक। ठीक है, कौन कौन सा है, सात्विक और तामसिक। राजसिक ईगो नहीं है। कौन सा ईगो नहीं है, राजसिक ईगो नहीं है। तो दो ही प्रकार के हमारे पास ईगो है, एक है सात्विक और तामसिक। ठीक है, सात्विक जो ईगो है उससे क्या बना, उससे बना माइंड। क्या बना, माइंड। ठीक है, बुद्धि और माइंड में अंतर होता है। ठीक है, किस में अंतर होता है, बुद्धि और मन में क्या होता है, अंतर होता है। मन चंचल होता है, विषयों को ग्रहण करता है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है। बोलते हैं ना मन नहीं लग रहा, पर बुद्धि क्या होती है, सही और गलत का फैसला लेती है। किसका फैसला लेती है, सही और गलत का। विवेक की शक्ति कौन देती है, बुद्धि। और मन क्या है, चंचल है। ठीक है, इधर से उधर भागता रहता है। ठीक है, और इस सात्विक अहंकार से बना मन। इसके अलावा सात्विक अहंकार से क्या बना, 5 ज्ञान इंद्री। क्या बनी, 5 ज्ञान इंद्री। अब ये ज्ञान इंद्री कौन कौन सी है, तो है स्मेल, घ्राण शक्ति। ठीक है, रसना, स्वाद, जीवा। ठीक है, उसके अलावा स्किन, आईज, ईयर्स। ठीक है, आंखें, कान, कर्ण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या बनी, 5 ज्ञान इंद्रिया बनी। और साथ ही साथ क्या बनी, 5 कर्म इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, पायु। ठीक है, आपके क्या बने, लिम्स बने, दोनों हाथ और पैर, लेग्स और हैंड। फिर इसके अलावा आपका बना फेस, फिर बना आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फिर क्या बने, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये 5 क्या है, कर्म इंद्रिया। और ये पांचों कर्म इंद्रिया किससे बनी है, सात्विक अहंकार से। किससे बनी है, सात्विक अहंकार से। क्लियर है। फिर उसके बाद करें हम बात तामसिक अहंकार, तो तामसिक अहंकार से बनी है 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्राएं, सबटल एलिमेंट। सबटल मतलब क्या होते हैं, सूक्ष्म। देखिए, एक होता है ग्रोस, एक होता है सूक्ष्म। तो जो तामसिक अहंकार है उससे क्या बने, सूक्ष्म तन्मात्रा या सबटल तन्मात्रा। ठीक है, और उसी सबटल तन्मात्रा से आगे चल के क्या बनेंगे, पंच महाभूत। क्या बनेंगे, उन सूक्ष्म तत्व से मिलकर क्या बनेंगे, पंच महाभूत। उसमें क्या आ जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा ये जो पर्पस है इवोल्यूशन का, विकास का जो पर्पस है, मतलब प्रकृति पुरुष के पास आई और चेंज होने लगे, इतना सब कुछ बनने लगा, इसका पर्पस क्या है? तो इसके दो ही पर्पस है, एक तो है एक्सपीरियंस इस वर्ल्ड का, भोग। ठीक है, क्या है एक पर्पस? भोग, एक्सपीरियंस। और दूसरा है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब होता है लिबरेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मुक्ति। जैसे कहते हैं ना, आत्मा का जो अंतिम उद्देश्य होता है या जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है, वो क्या है? मोक्ष। ठीक है, तो भोग और मोक्ष क्या है? पर्पस है किसके? इस यूनियन के। इस यूनियन का मतलब प्रकृति और पुरुष के यूनियन के। ठीक है, और जैसे ही प्रकृति और पुरुष का यूनियन हुआ, सबसे पहला विकार, सबसे पहला प्रोडक्ट बना महत्व बुद्धि, उसके बाद बना अहंकार। अहंकार के भी दो प्रकार है, सात्विक अहंकार। सात्विक से क्या बना? मनस, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तामसिक अहंकार से बना 5 तन्मात्राएं। ठीक है, सप्टल एलिमेंट, और सप्टल एलिमेंट से क्या बने? ग्रोस एलिमेंट या पंच महाभूत कहा जाता है जिसको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य इवोल्यूशन जो मैंने बात बताई वो लिखी हुई है यहाँ पे। सांख्य फिलोसॉफी, पर्पस, द थ्योरी ऑफ प्रकृति परिणामवाद। ठीक है, अच्छा ये शब्द समझिए, प्रकृति परिणामवाद क्या है? परिणाम क्या होता है? किसी भी चीज का रिजल्ट। तो प्रकृति परिणामवाद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो भी चेंज हुआ या जो भी आपको इफेक्ट दिख रहा है वो इनहेरिटेंटली या किसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट था? प्रकृति के अंदर। जैसे प्रकृति परिणामवाद से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मिट्टी है, ठीक है, और एक मटका है, तो मटका अल्टीमेटली बना किससे है? मिट्टी से। ठीक है, तो ये मिट्टी का ही क्या है? परिणाम है। कौन? मटका। तो जितनी भी संसार की वस्तुएं वो किसका परिणाम है? प्रकृति का। तो इसके इवोल्यूशन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसके इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? प्रकृति परिणामवाद। ठीक है, इट बेस्ड ऑन सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब होता है सत्कार्यवाद, मतलब इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज, जो कार्य है। ठीक है, जो कार्य, जैसे मटका कार्य है, वो कारण में क्या है? प्रेजेंट है। मतलब किसमें प्रेजेंट है? मिट्टी में। तो सत्य कार्यवाद जो रिजल्ट है, जो मटका है, ये क्या है? रियल कन्वर्जन है। किसका? मिट्टी का। या मिट्टी का क्या है? रियल रूपांतरण है, या उसका रूप में चेंज है। किसके? मिट्टी के। तो इसको क्या कहा जाता है? सत्कार्यवाद। आगे भी हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, यह सत्कार्यवाद पर आधारित है, जिसका अर्थ है कार्य सृष्टि अपने कारण प्रकृति में पहले से ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। ठीक है, अच्छा इवोल्यूशनरी मैप 24 तत्व हमने देखे अभी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था? महत। ठीक है, महत मतलब बुद्धि, फिर अहंकार, फिर अहंकार के बाद, अच्छा अहंकार को भी हमने अलग अलग उसमें पार्ट में डिवाइड करा था। सात्विक अहंकार, ठीक है, तामसिक अहंकार। ठीक है, सात्विक अहंकार से क्या बनता है? मन, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ठीक है, क्या क्या बनते हैं? माइंड बनता है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स बनते हैं, और 5 एक्शन ऑर्गन बनते हैं, जिसको कर्मेंद्रिया कहते हैं। ठीक है, तामसिक अहंकार से क्या बनता है? 5 सप्टल एलिमेंट कॉल्ड तन्मात्रास। ठीक है, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। इससे 5 सूक्ष्म तत्व बनते हैं, जो आगे चल के क्या बनते हैं? पंच महाभूत। अच्छा, सात्विक अहंकार देख लिया, तामसिक अहंकार देख लिया। राजसिक अहंकार का क्या? तो राजसिक अहंकार का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये जितने भी चेंज होते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? राजसिक अहंकार कारण। क्योंकि राजसिक अहंकार की हमने देखी थी एक विशेषता होती है, ये क्या लाता है? एक्टिविटी लाता है, मोशन लाता है। ठीक है, सात्विक क्या लाता है? वो लाता है नॉलेज, नॉलेज के अलावा क्लियरिटी। ये क्या लाता है? लेजीनेस। ठीक है, प्रमाद लाता है। तो एक्टिविटी कौन लाता है? राजसिक। तो एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स ऑफ बोथ सात्विक एंड तामसिक अहंकार। ठीक है, यह सात्विक और तामसिक अभिव्यक्तियों के लिए ऊर्जा का स्रोत के रूप में जो उसमें चेंज लाता है, तामसिक और राजसिक से जो कुछ भी वस्तुएं बन रही है उनमें जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है? राजसिक अहंकार के कारण। तो राजसिक अहंकार क्या करता है? चीजों में परिवर्तन लाने का काम करता है, ये मोटिवेट करता है दूसरे दो जो सात्विक अहंकार है और राजसिक अहंकार, सॉरी तामसिक अहंकार है, उसको कौन? राजसिक अहंकार। ठीक है, ग्रोस एलिमेंट या महाभूत, स्थूल तत्व महाभूत के बारे में, द फॉर्म ऑफ द 5 सबस्टल तन्मात्रा, 5 ग्रोस एलिमेंट, पंच महाभूत बनते हैं, उससे हमने अभी देखा। इसमें क्या क्या आ जाता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, अच्छा दिस 24 एलिमेंट इंक्लूडिंग प्रकृति प्लस पुरुष कंप्लीट द 25 प्रिंसिपल ऑफ सांख्य।
अच्छा 24 तत्व है प्रकृति सहित, और पुरुष मिलकर ये क्या कर देते हैं 25 तत्वों को बनाते हैं। तो प्रकृति सहित कितने तत्व है 24, और पुरुष मिल जाता था कितने 25, देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 और 2 3 4 4 और 5 9 9 और 5 14। ठीक है, 14 और 5 14 और 5 19 19 और 5 24 24, तो ये हो गए प्लस एक आपका पुरुष, तो कितने हो गए 25। ठीक है, अच्छा पर्पस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, विकास का उद्देश्य क्या है, तो अभी हमने देखा एक तो है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब भोग, और अगला क्या है अपवर्क, अपवर्क मतलब लिबरेशन, लिबरेशन क्या होता है अल्टीमेट गोल होता है। आप किसी भी फिलोसॉफी में चले जाइए, आखिरी में जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है लिबरेशन। इसी प्रकार सांख्य दर्शन का भी जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है लिबरेशन। वंस द पुरुष रियलाइज इट्स डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम प्रकृति, इवोल्यूशन रिवर्ट्स फॉर दैट सोल लीडिंग टू कैविल्य। ठीक है, जब पुरुष अपने आप को किससे अलग मान लेता है प्रकृति से, यहाँ पे क्या होता है एक समस्या होती है। पुरुष जो रहता है, पुरुष जो कॉन्शियस फोर्स रहती है, ठीक है, वो क्या होती है अपने आप को क्या समझ लेती है प्रकृति समझ लेती है। प्रकृति कैसे समझ लेती है, क्योंकि प्रकृति के विकार क्या है बुद्धि महत्व अहंकार। अहंकार मतलब मैं का बोध। जब मैं का बोध होने लगता है तो पुरुष क्या करता है उसकी जो रियल जो उसकी क्वालिटीज है, जो उसकी जो रियलिटी, उसको क्या कर लेता है भूल जाता है, और किस में फंस जाता है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में। और बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में फंसने के बाद वो क्या करता है संसार में विचरण करने लगता है। ठीक है, अब मुक्ति कैसे होती है, जब उसको ये समझ पड़ जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष जो है वो अलग है। जब प्रकृति और पुरुष का भेद हो जाता है तो क्या हो जाता है एक अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त हो जाता है। उस अल्टीमेट नॉलेज को क्या बोलते हैं कैवल्य। और वो जो सोल रहता है, वो जो आत्मा रहती है, वो क्या हो जाती है मुक्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है मुक्त हो जाती है, और विकासवाद की इस रेस से वो आत्मा फ्री हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अब अगला जो प्रिंसिपल है वो है सत्कार्यवाद। क्या है सत्कार्यवाद, सत मतलब क्या है एग्जिस्टेंट जो है, कार्य मतलब क्या है इफेक्ट, और वाद मतलब क्या है थ्योरी। ठीक है, ठीक है, पूरा पूरा क्या है लंप है किसका सोइल का। ठीक है, इस सोइल के लंप से क्या बन गया, ये पॉट बन गया, मटका बन गया, मिट्टी से क्या बन गया मटका बन गया। ठीक है, तो सत्कार्यवाद क्या कहता है कि जो परिणाम है, जो कार्य इफेक्ट, ये क्या है इफेक्ट, इफेक्ट या क्या है परिणाम। ठीक है, ये क्या है कार्य है, और ये क्या है कारण है। कारण ये क्या बोलते सकते हैं इसको कॉज है। तो ये बोलता है इट मेंटेन दैट द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज इन लेटेंट अनमेनिफेस्टेड फॉर्म बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द कॉज। मतलब ये कह रहा है कि जो मिट्टी से जो मटका बना, ये किसमें अनमेनिफेस्टेड रूप से प्रेजेंट था या अव्यक्त रूप से प्रेजेंट था, किसमें मिट्टी में। यह सिद्धांत मानता है कि कार्य, ये कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही अपने कारण, ये कारण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। मतलब विद्यमान रहता है, बस इसका क्या हुआ शेप चेंज हुआ। तो मिट्टी एक्चुअली देखा जाए तो ये है क्या पॉट मिट्टी ही है। ठीक है, बस शेप में इसके क्या हो गया चेंज हो गया। तो सूक्ष्म रूप से विद्यमान होता है। उत्पत्ति का अर्थ केवल अभिव्यक्त मैनिफेस्टेशन, नया निर्माण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पत्ति का मतलब नया निर्माण नहीं है, बस क्या होता है चेंज हो जाता है फॉर्म में, कुछ नई चीज नहीं बनती। मिट्टी से मटका बना, मटके को देखोगे तो मटका अल्टीमेटली क्या है मिट्टी है, पर कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब बॉन्डेज एंड लिबरेशन की बात करें। ठीक है, तो बॉन्डेज और लिबरेशन की बात करें तो बॉन्डेज आता क्यों है इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण या अज्ञान के कारण। अब ये अज्ञान मतलब किसी चीज का ज्ञान ना होना, तो ये अज्ञान किस चीज का, ये अज्ञान है प्रकृति और पुरुष में भेद का। किसका अज्ञान है प्रकृति और पुरुष में भेद का, या प्रकृति और पुरुष में डिफरेंस का जो इग्नोरेंस मतलब जो आपको नॉलेज नहीं है वही क्या है इग्नोरेंस है, वही क्या है अज्ञान है, वही क्या है अविद्या है। बॉन्डेज कॉज्ड बाय व्हेन पुरुष आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ प्रकृति। किससे आइडेंटिफाइड कर लेता है खुद को प्रकृति से, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से खुद को क्या समझने लगता है शरीर। और हमने देखा आत्मा क्या है अमर है, पुरुष क्या है अमर है। तो एक शरीर कैसे हो सकता है जो मरता नहीं है, शरीर तो मरता है। ठीक है, शरीर का नाश होता है। आत्मा जो है जिसको कोई शस्त्र नहीं
मतलब छेद कर सकता, उसमें कोई अग्नि उसको जला नहीं सकती, कोई वायु उसको सुखा नहीं सकती। पर जब वो पुरुष अपने आप को क्या समझ ले, बॉडी माइंड समझ ले, तब क्या होता है, अविद्या आती, अविद्या आती, इग्नोरेंस आती है, और पुरुष क्या हो जाता है, संसार में फंस जाता है। ठीक है, जब पुरुष स्वयं को प्रकृति, शरीर और मन समझ लेता है तो वह बंधन में पड़ जाता है। अब जो ये लिबरेशन है, ठीक है, इस लिबरेशन को यहाँ पे एक शब्द दिया गया है केविल्य। ये केविल्य हमको जैनिज्म में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो केविल्य क्या है, केविल्य एक प्रकार का विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान मतलब द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन बिटवीन द पुरुष एंड प्रकृति। केविल्य मोक्ष, विवेक ज्ञान के माध्यम से पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर को जान लेना ही क्या है, मोक्ष। जैसे ही पुरुष और प्रकृति के बीच में अंतर जान लेते हैं हमको क्या प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इतना जो था हमने देखा किसके बारे में, सांख्य की फिलोसॉफी के बारे में। प्रकृति देखा, पुरुष देखा। अच्छा, ये जितने भी प्रश्न में लेके आए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। अच्छा, ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन के पीछे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इन सांख्य फिलोसॉफी विच एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज प्योर कॉन्शियसनेस एंड साइलेंट विटनेस। सांख्य दर्शन में किस तत्व को शुद्ध चेतना और साक्षी माना गया है, प्रकृति को, पुरुष को, महत्व को और अहंकार को। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सांख्य प्रकृति इवोल्व टू मेन पर्पसेस, व्हाट आर दे। सांख्य के अनुसार प्रकृति किन दो मुख्य उद्देश्यों के लिए विकसित हुई है। आपके ऑप्शन है धर्म अर्थ, सृष्टि एंड प्रलय, भोग एंड अपवर्ग, ज्ञान एंड कर्म। अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। इसके अलावा विच गुण इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट, पेशन एंड स्टिमुलेशन। कौन सा गुण गति, राग और उत्तेजना का प्रतीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सत्व, रजस, तमस और निर्गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सांख्य द नेचर ऑफ पुरुष इज। सांख्य के अनुसार पुरुष का स्वभाव क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, बोथ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, और उसके बाद है सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब विकारी है। तो इसका भी आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन ये, विच फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इज करेक्ट, मतलब विकास का कौन सा क्रम सही है। प्रकृति, महत, अहंकार, मनस, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, अहंकार, महत, और महत, प्रकृति, अहंकार और सेंसेस या इंद्रियां। ठीक है, तो आपको इनका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ा प्रयास रहता है कि छोटे से लेक्चर में हर चीज़ को समझाया जाए ताकि आपका प्री और मेंस की हर चीज़ क्लियर होती जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है या लेक्चर सही नहीं जा रहा है तो आप कुछ सजेशन अगर आपके बनते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। सो थैंक यू।